नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछे गए जीके के कुल 50 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 16 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि काहिरा शहर निम्न में से किसके तट पर स्थित है। तो बताना है कि जो काहिरा शहर है वो किसके तट पर स्थित है, कांगो, जाम्बेजी, नील या फिर नाइजर। तो देखिए, जो आपका काहिरा शहर है ये आपका नील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, काहिरा शहर नील नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर बहती है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा, वो अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे बड़े शहरों में से एक है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि नील नदी ऐतिहासिक रूप से मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा रही है जो कृषि और व्यापार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती थी इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, सबसे लंबा लिखित संविधान, या फिर त्रिस्तरीय सरकार, या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो देखिए, यहाँ पर जो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है वो कौन हो जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या क्या कि मूना लोला ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है। तो बताना है कि मूना लोला ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है, जापान, इंडोनेशिया, हवाई या फिर पापुआ न्यू गिनी। तो देखिए, मूना लोवा ज्वालामुखी पर्वत जो है ये आपका स्थित है किस द्वीप पर, तो हवाई द्वीप पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्या कि कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो बताना है कि इनमें से कौन सी क्रांति है जो शहद के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, भूरी क्रांति या फिर श्वेत क्रांति। तो देखिए, इसमें जो स्वर्ण क्रांति है ये आपका शहद उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि जो पीली क्रांति है ये आपका तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जो भूरी क्रांति है ये आपका चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जो श्वेत क्रांति है ये आपका किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में बड़ी वृद्धि से है जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या क्या कि भारत का निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए फेमस है। तो कौन हो जाएगा, जिम कॉर्बेट, इडुगी, कच्छकारण या फिर काजीरंगा। तो कौन हो जाएगा, तो कच्छकारण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके जान लीजिए कि भारतीय जंगली गधा जिसे खुर के नाम से भी जाना जाता है मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के छोटे रण में पाया जाता है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए फेमस है जो जो कि आपका कहाँ पर है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्या कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो किस राज्य में आयोजित की जाती है, झारखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर ओडिशा में। तो देखिए, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है ये आपका आयोजित की जाती है किस राज्य में, तो ओडिशा राज्य में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या क्या कि विनिर्दिष्ट बहुमत से आपका क्या अभिप्राय है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले वर्तमान सदस्यों के 2/3 बहुमत, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या क्या कि प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र किसने लिखी है। तो बताना है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र है वो किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने, पाणिनि ने, हर्षवर्धन या फिर कालिदास ने। तो देखिए, ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है मालविकाग्निमित्र ये किसने लिखा था, तो कालिदास ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि कालिदास का और भी पुस्तक का नाम क्या क्या है, तो उसके शकुंतला हो गया, मेघदूत हो गया, रघुवंशम हो गया, ठीक है। ये सभी कालिदास के द्वारा उल्लिखित कृतियाँ हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या क्या कि समय रेखा के अनुसार मार्शल ने बाजारों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 6 वर्ग में, 3 वर्ग में, 4 वर्ग में या फिर 5 वर्ग में। तो देखिए, समय रेखा के अनुसार मार्शल ने बाजारों को 4 वर्ग में वर्गीकृत किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन से खेल प्रसिद्ध खिलाड़ी खुशाबा जाधव से संबंधित है। बताना है कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध खेल है जो खुशाबा जाधव से संबंधित हो जाएगा, भारोत्तोलन, शूटिंग, हॉकी या फिर कुश्ती। तो कौन हो जाएगा, तो देखिए आपका कुश्ती हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या क्या कि दांत का वह भाग कौन सा है जो मसूड़े की रेखा के नीचे स्थित होने के कारण दिखाई नहीं देता है। तो कौन हो जाएगा, तो देखिए जद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या क्या कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। तो किसमें किया गया था,
चौथी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में या फिर छठी पंचवर्षीय योजना में? तो किस में किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये आपका कब से कब तक चला था? तो देखिए आपका ये 1974 से लेकर के ये आपका 1979 ईस्वी तक चला था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना पहली योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन को मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके जान लीजिए चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो कितना थे? वो 1969 से लेकर के था 1974 ईस्वी तक था, ठीक है। उसकी पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो कब से कब तक था? तो 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी तक था, ठीक है। और उसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना था ये आपका था कब से कब तक? तो 1980 से लेकर के था कब तक? 1985 ईस्वी तक था, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? अकबर था, जहांगीर था, बहादुर शाह प्रथम था, फिर शाहजहां था? तो देखिए औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का जो अगला उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्या कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बताना कि जो प्लासी का ये युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? किस वर्ष लड़ा गया था? 1763 ईस्वी को, 1757 ईस्वी को, 1766 ईस्वी को या फिर 1756 ईस्वी को? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो घटना है आपका कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पर? तो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्या कि कौन सा संगठन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक या फिर संयुक्त राष्ट्र? तो देखिए यहाँ पे जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता कौन? तो विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्या कि 1828 ईस्वी में ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताना है कि जो 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो देखिए 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी किसने? तो राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर अत्यधिक चुंबकीय हो जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, विचुंबकीय पदार्थ या फिर गैर चुंबकीय पदार्थ? तो कौन हो जाएगा? तो देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्या कि यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो उसे डैश के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक होगा? तो किसके द्वारा? राज्य विधान परिषद का पूर्ण बहुमत के द्वारा, या फिर केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, या फिर राज्य मंत्रियों का 1/3 के द्वारा, या फिर राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों का सामान्य बहुमत के द्वारा? तो देखिए यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो उसे राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों का सामान्य बहुमत होना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या कि राष्ट्रीय सरकार के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया? वाइमर संविधान से, आयरलैंड का संविधान से, कनाडा का संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया का संविधान से? तो कहाँ से लिया गया? तो कनाडा का संविधान से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्या कि असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? चैतन्य को, तारा देवी को, बिरजू महाराज को या फिर शंकर देव को? तो किसे जाना जाता है? तो शंकर देव को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शंकर देव असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है। उसके जान लीजिए कि वह एक कवि, नाटककार और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे जिन्होंने असम में भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या कि निम्न में से किस पड़ोसी देश का भारत में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो किस में नहीं है? बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, म्यांमार में, फिर पाकिस्तान में? तो किस में नहीं है? तो देखिए अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या कि निम्न में से कौन सा टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना, साइना नेहवाल या फिर सेरेना विलियम्स? तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका साइना नेहवाल है ये आपका टेनिस से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइना नेहवाल है ये आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि रोजर फेडरर हो गया, रोहन बोपन्ना हो गया, सेरेना विलियम्स हो गया, ये सभी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्या कि निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर नाइजीरिया? तो कौन नहीं है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्या कि वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ है? तो बताना है कि जो वाडियार राजवंश का उदय है वो किस क्षेत्र में हुआ है? त्रावणकोर में, साहस में, हैदराबाद में, मैसूर में?
तो देखिए ये जो आपका वाडियार राजवंश का जो उदय है वो आपका हुआ था किस क्षेत्र में, तो मैसूर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या क्या कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। यह संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, 20 भाग की, 13 भाग की, 21 या फिर 18। तो देखिए जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है, और यह संविधान के 20वां भाग से संबंधित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या क्या कि अमीनो बेंजीन का सामान्य नाम क्या है। तो बताना है कि जो अमीनो बेंजीन का सामान्य नाम क्या है, ब्रोमो बेंजीन है, टोल्यून है, एथिलीमेमिन है या फिर एनिलीन है। तो देखिए ये जो एमिनो बेंजीन का सामान्य नाम क्या हो जाएगा, तो एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके जान लीजिए किसका फॉर्मूला जान लीजिए क्या था, वो फॉर्मूला था C6H5, उसके बाद यहाँ पे NH2 होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या क्या कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताना है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तैराकी से संबंधित नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन से तैराकी से संबंधित नहीं है, ठीक है। डुओस, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट कॉल या फिर बैक स्ट्रोक। तो देखिए इनमें से जो डुओस है ये आपका तैराकी से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखिए बटरफ्लाई, फ्रंट कॉल और बैक स्ट्रोक ये तीनों का जो है तैराकी से संबंधित हो जाएगा बाकी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या कि अधिकतम दक्षता न्यूनतम प्रयास किस खेल का सिद्धांत है। तो किस खेल का सिद्धांत है, स्वायस, गोताखोरी, पोल वोल्टेज या फिर जूडो। तो देखिए अधिकतम दक्षता न्यूनतम प्रयास जो वो आपका किस खेल का सिद्धांत है, तो जूडो खेल का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कि प्रक्षेपित किए जाने पर किसी वस्तु के द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से तय की गई दूरी क्या होती है। तो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेंज, रफ्तार, प्रक्षेपवक्र या फिर क्षैतिज रेंज। तो देखिए प्रक्षेपित किए जाने पर किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से तय की गई दूरी क्या होता है, तो क्षैतिज रेंज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या क्या कि निम्न में से कौन पारा क्लोराइड खनिज है। तो बताना है कि इनमें से कौन है जो पारा क्लोराइड खनिज है, फिनॉल, बेंजीन, कैलीमेल या फिर कैलामाइन। तो कौन हो जाएगा, तो देखिए कैलेमेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है कि दर्पण अभिदृश्यक युक्त दूरबीन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, परावर्तक दूरबीन कहते हैं, दर्पण दूरबीन कहते हैं, अपवर्तक दूरबीन कहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव दूरबीन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो परावर्तक दूरबीन कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है। तो कितना हो जाएगा, 55.2%, 82%, 73% या फिर 65.46%। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है वो कितना है, वो कितना हो जाएगा, 65.46% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कि राष्ट्रपति किसकी स्वीकृति से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किसकी स्वीकृति से लोकसभा को भंग कर सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य सचिव। तो क्या हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत यह शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को कैसे परिभाषित किया गया है। तो कैसे परिभाषित किया गया, एक अनियंत्रित कॉलोनी के रूप में, विघटनकारी संघ के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में या फिर विघटनकारी उपनिदेशक के रूप में। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत को कैसे परिभाषित किया गया, तो राज्यों के संघ के रूप में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कि द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग के बाहरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाएगा, सेपवुड, हर्टवुड, स्प्रिंगवुड या फिर लेटस। तो देखिए द्वितीयक जाइलम के हल्के रंग के बाहरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाएगा, तो सेपवुड के रूप में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कि निम्न में से कौन यहाँ पे मौलिक हो जाएगा, कौन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो देखिए भारत के नागरिक, ठीक है, यही यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या कि बांस जल डमरू मध्य तस्मानिया को डैश से अलग करता है। तो किससे अलग करता है, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, पपुआ न्यू गिनी से या फिर न्यूजीलैंड से। तो देखिए बांस जल डमरू मध्य तस्मानिया को अलग करता है किसे, तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी के द्वारा वहन की गई लागत क्या होता है, सामाजिक लागत होता है, वस्तु लागत होता है, व्यक्तिगत लागत होता है या फिर सामग्री लागत होता है। तो देखिए किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा वहन की गई लागत क्या होता है, तो वस्तु लागत होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कि संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत से किया जा सकता है। तो किस बहुमत से किया जा सकता है? पूर्ण बहुमत से, संसद में पूर्ण बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, या फिर संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा। तो देखिए संसदीय कानूनों में संशोधन जो है किस बहुमत से किया जाएगा? तो संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं क्या कि बंगाल में दोहरी शासन नीति किसने लागू किया था? तो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर वारन हेस्टिंग्स ने। तो देखिए बंगाल में दोहरी शासन नीति लागू किया था किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था? न्याय आंदोलन, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, आत्मसम्मान आंदोलन, का लिंगरा संघ। तो देखिए पेरियार ईवी रामास्वामी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कि सिमलीपाल संरक्षित बायोस्फीयर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताना कि जो सिमलीपाल संरक्षित बायोस्फीयर है वो किस राज्य में है? केरल में, तेलंगाना में, ओडिशा में, फिर कर्नाटक में। तो किस राज्य में? तो ओडिशा में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं क्या कि निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीप नदी है? तो बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीप नदी है? व्यास नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, या फिर चंबल नदी। इनमें से जो आपका ताप्ती नदी है ये आपका प्रायद्वीप नदी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है, और पश्चिम की ओर बहते हुए अंततः अरब सागर में जाकर गिर जाती है। उसके जान लीजिए कि यह गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी अन्य नदियों के साथ प्रायद्वीप क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। उसके जान लीजिए कि प्रायद्वीप नदियों की विशेषता क्या होता है? इसका विशेषता होता है कि जो मौसमी प्रवाह होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करता है, और वे आमतौर पर पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं क्या कि निम्न में से कौन हॉकी खेल से संबंधित है? तो बताना है कि इनमें से कौन है जो हॉकी खेल से संबंधित है? ड्रॉप, पेनाल्टी कॉर्नर, फॉलो ऑन, या फिर गुगली। तो कौन हो जाएगा? तो पेनल्टी कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या कि अंडाशय के पास स्थित कीप के आकार का भाग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? एलू, स्तनपायी ग्रंथि, एलिवेटर, या फिर सर्वाइकल। तो कौन हो जाएगा? तो एलो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कि रामसर अभिसमित डैश के संरक्षण से संबंधित है। तो बताना कि जो रामसर अभिसमित किससे संरक्षित से संबंधित है? वेटलैंड से, जलवायु परिवर्तन से, मिट्टी से, या फिर साफ हवा से। तो देखिए ये जो आपका रामसर अभिसमय है ये आपका संरक्षण से संबंधित है, किससे? तो वेटलैंड से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं क्या कि व्यपगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी? तो बताना कि जो व्यपगत सिद्धांत है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, या फिर लॉर्ड एलिगन के द्वारा। तो देखिए ये जो आपका व्यक्तिगत सिद्धांत है ये आपका लागू किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कि हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। तो कौन हो जाएगा? तो देखिए उदयन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उदयन जिसे उदय भद्र के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत में मगध का एक राजा था, ठीक है। उसके जान लीजिए कि अजातशत्रु का स्थान उसके पुत्र उदयन ने ले लिया था। चलिए इस शब्द का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कि 1951 में भूदान आंदोलन या फिर भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? इंदिरा गांधी ने, विनोबा भावे ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 ईस्वी में की थी, ठीक है। फिर जान लीजिए कि भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना की पोचमपल्ली में हुआ था और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।